सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ER. सर फिजिक्स क्लासेस में। मेरे दोस्त, आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का व्यंजक बताने जा रहा हूं। जो मैंने हेडिंग लिया कि एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे हिंदी में कहा जा सकता है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के लिए स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। तो हमने माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB, ये AB क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है जो किस क्षेत्र में रखा हुआ है? समरूप विद्युत क्षेत्र में। एक विद्युत द्विध्रुव AB को विद्युत क्षेत्र वेक्टर E से, विद्युत क्षेत्र ये है आपका, विद्युत क्षेत्र वेक्टर E से प्रारंभिक कोणीय विस्थापन इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1 से अंतिम कोणीय विस्थापन फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ2 तक विक्षेपित करने में बाह्यकर्ता के द्वारा किया गया कार्य W है। कहने का मतलब है मेरे दोस्त यहां पर कि विद्युत क्षेत्र अर्थात समरूप विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव AB का प्रारंभिक कोणीय विस्थापन E से θ1 है और बाह्यकर्ता के द्वारा इसे θ1 कोणीय विस्थापन से विक्षेपित करके घुमा करके θ2 कोणीय विस्थापन पर ला दिया। θ1 से θ2 कोणीय विस्थापन पर ला दिया। तो मेरे दोस्त, तो θ1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से θ2 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तक लाने में बाह्यकर्ता के द्वारा किया गया कार्य हमने क्या माना? W। और यही कार्य विद्युत द्विध्रुव के किस ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जमा हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है। आवेश की स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात हमने पिछले वीडियो में भी किया था कि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बाह्यकर्ता को आवेश को अनंत से निर्दिष्ट बिंदु तक लाने में किया गया कार्य आवेश की निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर है, लेकिन यहां पर क्या है आपका? विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में है, समरूप विद्युत क्षेत्र में। तो मेरे दोस्त, हम लोगों ने देखा कि समरूप विद्युत क्षेत्र में जब किसी विद्युत द्विध्रुव को स्वतंत्र रूप से निलंबित किया जाता है तो उस पर एक टॉर्क डेवलप होता है, उस पर एक बलयुग्म का आघूर्ण अर्थात टॉर्क कार्य करता है और वह टॉर्क हमेशा विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित करने का प्रयास करता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। इसीलिए उस टॉर्क को हम लोग कह सकते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क, प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण उसको कह सकते हैं मेरे दोस्त। लेकिन उस टॉर्क के विपरीत बाह्यकर्ता θ1 कोणीय विस्थापन से θ2 कोणीय विस्थापन तक लाता है। किसको? विद्युत द्विध्रुव को घुमा करके। ठीक है, लाता है। तो मेरे दोस्त, θ1 से θ2 पोजीशन तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, यही कार्य उसके किस ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जमा हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। और स्थितिज ऊर्जा के रूप में जब ये किया गया कार्य संचित होगा तो विद्युत द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो कहने का मतलब है ये किया गया कार्य विद्युत द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। ठीक है। तो ये तो हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट है
कि जब कार्य करेगा बाह्यकर्ता विद्युत द्विध्रुव पर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक लाने में, तो जो कार्य किया जाएगा वह कार्य विद्युत द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। और यहां पर जो बाह्यकर्ता के द्वारा कार्य किया जाएगा, यह कार्य सरल रैखिक गति में नहीं होगा, यह कार्य एक घूर्णन गति में होगा। किस गति में होगा? घूर्णन गति में होगा। तो इसीलिए घूर्णन गति में कार्य का क्या व्यंजक होता है, यह भी हमने पिछले वीडियो में देखा था। और कार्य कैसे ज्ञात करते हैं, इस चीज को भी हम लोगों ने देखा था। तो इन दोनों चीजों को जोड़ करके आगे हम जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई, बाह्यकर्ता के द्वारा किया गया कार्य W है, और इस कार्य करने से विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितना से हो जाता? डेल्टा U से। वृद्धि क्यों नहीं होगा दोस्त? बिल्कुल होगा। जो कार्य किया जाएगा वह कार्य उसके स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, तो पहले कुछ ऊर्जा होगी और जो कार्य किया वो भी उसमें संचित हुआ, तो निश्चित रूप से स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, क्या ज्ञात करने के लिए? स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो मेरे दोस्त, एक चीज हमेशा आप ध्यान में रखोगे, हम लोग देख चुके हैं इस चीज को, पढ़ भी चुके हैं कि बाह्यकर्ता के द्वारा किया गया कार्य द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। ठीक है, तो मेरे भाई, यहां पर θ1 से θ2 पोजीशन तक लाने में किया गया कार्य कितना है? W। तो W बराबर हो जाएगा इसके स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। तो कितना से वृद्धि हुआ? डेल्टा U से। तो W बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा U। जहां डेल्टा U क्या है मेरे दोस्त? स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि का मतलब होगा यहां पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरे दोस्त, शुरुआत में विद्युत द्विध्रुव θ1 कोणीय विस्थापन पर था, अर्थात θ1 कोणीय विस्थापन पर जब ये विद्युत द्विध्रुव है, तो यहां जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी वह इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्या होगा? यहां पर जो स्थितिज ऊर्जा इनकी होगी ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को यहां पर हमने किससे सूचित किया? UI से। किससे सूचित किया? UI से। और जरूरत पड़ने पर UI को हम Uθ1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो इनिशियल पोजीशन, इसका जो प्रारंभिक स्थिति है, ये कितने कोण पर है? θ1 कोण पर। कितने कोण पर है? θ1 कोण पर। तो इसलिए मेरे दोस्त, θ1 कोण पर जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी उसको हम Uθ1 से भी दिखा सकते हैं। और θ1 कोणीय विस्थापन पर इसकी स्थितिज ऊर्जा को UI से और θ1 से रिलेटेड Uθ1 से, इसीलिए UI को हम Uθ1 से रिप्लेस कर सकते हैं।
और इसको बाह्यकर्ता ने θ1 पोजीशन से घुमा के यहां पर ला दिया θ2 पोजीशन पर। तो θ2 पोजीशन इसका क्या है, फाइनल। और फाइनल पोजीशन में इसकी स्थितिज ऊर्जा को हमने किससे सूचित किया, uf से। और uf को हम uθ2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इस फाइनल पोजीशन कितना कोण पर है, θ2 कोण पर। तो इसीलिए uf को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, uθ2 से। तो वृद्धि का मतलब ही होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो कहने का मतलब है uf माइनस ui होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं uf माइनस ui। और मेरे दोस्त, यदि हम uf को uθ1 से एवं uf को uθ2 से और ui को uθ1 से रिप्रेजेंट करें तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा, तो uθ2 माइनस uθ1। और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लिया इसको, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। और आप यहां पर देखें θ1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से θ2 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वह कार्य क्या होगा, टॉर्क गुना कोणीय विस्थापन। टॉर्क गुना कोणीय विस्थापन। ठीक है। और यहां पर हम कहें तो θ1 से θ2 पोजीशन में आने के लिए विद्युत द्विध्रुव कैसा गति कर रहा, घूर्णन गति। कैसा गति, घूर्णन गति। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर घूर्णन गति में कार्य dw बराबर टाउ इंटू डी थीटा। ये हम पीछे देख चुके हैं, बताए भी हैं इसको। और मेरे दोस्त, W बराबर तब क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा W बराबर। ठीक है। तो इस चीज को हम लोग आगे देखते हैं, पहले इसे नोट कर लें आप लोग। चलिए मिटाते हैं इसे। चलिए W बराबर ज्ञात करते हैं। पिछले भी वीडियो में मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू क्या होता है, x। इसलिए मेरे दोस्त इसको हम लिख सकते हैं x बराबर इंटीग्रेशन dx। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम W बराबर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dw। और dw इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। और पीछे आप लोग को बताया गया है कि टाउ कितना होता है, पीई साइन थीटा। तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा आपका पीई साइन थीटा डी थीटा। और लिमिट इस पर क्या होगा, θ1 से θ2, θ1 टू θ2। और पीई वास्तविक रूप में क्या होता है मेरे दोस्त, कांस्टेंट। पीई वास्तविक रूप में क्या होता, कांस्टेंट। और कांस्टेंट इस समाकलन की विधि से बाहर हो जाता है तो हो जाएगा पीई इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 साइन थीटा डी थीटा। और मेरे दोस्त मैथमेटिक्स के कैलकुलस में इंटीग्रेशन पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। और इस पर लिमिट हो
θ1 टू θ2, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं और लिमिट को सजाते हैं θ1 टू θ2। ठीक है, तो अब इस चीज का उपयोग हम यहां कर सकते हैं आगे, तो ये होगा PE माइनस कॉस थीटा लिमिट θ1 टू θ2, इसका मान इतना होता है और इसके जगह पर हम ये रखा यहां पे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, आप बाहर ले सकते हो माइनस PE, और हो जाएगा ये कॉस थीटा θ1 टू θ2। अब लिमिट पुट करें आप तो PE इंटू, अब थीटा की जगह पर θ2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस θ2, और थीटा की जगह पर θ1 रखने से पहले कौन सा चिन्ह, माइनस का चिन्ह, ये इंटीग्रेशन का रूल है। तो थीटा की जगह आप लोअर लिमिट रखिए, कॉस θ1 हो जाएगा ये। ठीक, अब माइनस PE से दोनों में आप गुना कर दें तो क्या हो जाएगा ये माइनस PE कॉस θ2, और माइनस गुना माइनस प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, तो माइनस PE से फिर माइनस का माइनस लिख दिया और माइनस PE इसमें गुना होगा, कॉस थीटा PE कॉस θ1। ये आपका वर्क डन मिला किसके सूत्र से, जब वस्तु घूर्णन गति में हो तो कार्य के सूत्र से हमें कार्य का यह मान प्राप्त हुआ, और इसको मान लें आप इक्वेशन 2। क्या मान लें इसे, इक्वेशन 2। तो मेरे दोस्त अब हमने जो W ज्ञात किया दो कॉन्सेप्ट से, इसी विद्युत द्विध्रुव के लिए θ1 पोजीशन से θ2, तो ये दोनों जो कार्य का व्यंजक हमने ज्ञात किया, यह दोनों की समानता को देखते हुए हम तुलना करेंगे तो हमें जो ज्ञात करना है शायद वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये समीकरण 2 और इसके पहले हम एक समीकरण माने हैं समीकरण 1, और इन दोनों को हम तुलना करेंगे, इन दोनों का हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप इसे पहले नोट कर लें। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और 2 का तुलना करेंगे। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 का तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 का तुलना करने पर, तो समीकरण 1 था आपका W बराबर u θ2 माइनस u θ1, ये इक्वेशन फर्स्ट था, और इसे हम क्या माने, इक्वेशन सेकेंड, W बराबर माइनस PE कॉस θ2 माइनस PE कॉस θ1, ये इक्वेशन 2 है आपका। ये दोनों हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट से विद्युत द्विध्रुव के लिए ज्ञात किया, θ1 पोजीशन से θ2 पोजीशन तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। ठीक है, अब क्या करो, तुलना करो। तो मेरे दोस्त तुलना करने का तरीका होता है, ठीक है, ईच एंड एवरी टर्म को हम इक्वलाइज करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, तो W इक्वल कब होगा, जब माइनस के पहले का, दोनों समीकरण के माइनस के पहले का चीज और माइनस के बाद का चीज क्या होगा, समान होगा। ये W और W बराबर कब होंगे, जब इसका प्रत्येक पद माइनस के पहले और माइनस के बाद क्या होगा, इक्वल होगा, समान होगा। तो मेरे दोस्त माइनस के पहले यहां पर क्या है, ठीक है, माइनस के पहले क्या है आपका u θ2, तो हम लिख सकते हैं तुलना करने पर, तो u θ2 तो इसके माइनस के पहले का, तो माइनस PE cos θ2,
यही है। एवं माइनस के बाद u थीटा 1 है और इसके माइनस के बाद माइनस पीई कॉस थीटा 1 है। ठीक है ना। तो ये मेरे दोस्त आपका जो मिला थीटा 2 कोणीय विस्थापन पर विद्युत द्विध्रुव का कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। और u थीटा 1 जो आपको मिला, u थीटा 1, ये थीटा 1 कोणीय विस्थापन पर विद्युत द्विध्रुव AB का कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा मेरे दोस्त? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। अब मैं यदि कहूं, यदि विद्युत द्विध्रुव वेक्टर ई से थीटा कोण पर हो तो u थीटा हो तो u थीटा बराबर, तो देखिए u थीटा 2 के लिए माइनस पीई कॉस थीटा 2 और u थीटा 1 के लिए माइनस पीई कॉस थीटा 1। तो इसी के आधार पर मेरे दोस्त u थीटा बराबर क्या होगा? माइनस पीई कॉस थीटा। तो इसे आप याद रखेंगे। यही आपका क्या मिल गया? विद्युत समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोणीय विस्थापन पर विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, इसे हम डॉट प्रोडक्ट के भी रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट के रूप में। कैसे? तो देखिए आप, चूंकि वेक्टर ए डॉट बी अर्थात दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल ए बी कॉस थीटा होता है, तो इसीलिए मेरे दोस्त P और E भी यहां पर दो सदिश है, तो हम लिख सकते हैं P डॉट E। तो P डॉट E बराबर क्या होगा? PE कॉस थीटा। क्या होगा? PE कॉस थीटा। तो मेरे भाई यहां पे आपका क्या मौजूद है? PE कॉस थीटा। तो माइनस का माइनस और PE कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो? वेक्टर P डॉट वेक्टर E। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि u थीटा बराबर माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E। ठीक है। तो या तो आप इसे याद रखें स्थितिज ऊर्जा के लिए, या आप इसे याद रखें। तो ये किसका व्यंजक प्राप्त हो गया हमें? विद्युत समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। और ये चीज आपका लॉन्ग क्वेश्चन में एक बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। इसलिए मेरे दोस्त हो सकता है कि ये जो टॉपिक आज हमने किया आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसे अच्छा से करें। और इसका अगर फिजिकल रिप्रेजेंटेशन हम दिखाना चाहें तो कैसा होगा? ठीक है। तो समरूप विद्युत क्षेत्र, कैसा विद्युत क्षेत्र? समरूप। तो इसको किससे दिखाएंगे? समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसे, जिसका विद्युत क्षेत्र हमने माना कितना है? वेक्टर E है। ठीक है। और विद्युत द्विध्रुव AB, विद्युत द्विध्रुव AB विद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण पर हो तो इसकी स्थितिज ऊर्जा को हम किससे दिखाएंगे? u थीटा से। और u थीटा इज इक्वल टू व्हाट? तो कितना मेरे दोस्त? u थीटा बराबर माइनस PE कॉस थीटा। तो यहां पर जो ये कॉस में थीटा है, ये वास्तविक रूप में क्या है? समरूप विद्युत क्षेत्र में वेक्टर E से द्विध्रुव का कोणीय विस्थापन, या आप ये कह सकते हो कि विद्युत क्षेत्र E और द्विध्रुव के बीच का कोण, ये थीटा है। P क्या मेरे दोस्त? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है। और A पर माइनस Q चार्ज
और बी पर प्लस क्यू चार्ज हो तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा किधर होगी, माइनस से प्लस क्यू। ये सब बहुत पुरानी बात हो गई, ये हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। तो कहने का मतलब है यहां पर कि ये थीटा कुछ नहीं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P और विद्युत क्षेत्र E के बीच का क्या है, कोण है। और E क्या है, समरूप विद्युत क्षेत्र का परिमाण। E क्या है, समरूप विद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो आप इसे इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें स्पेशल केस देखेंगे, ठीक है, कि विद्युत द्विध्रुव कब अस्थाई संतुलन में होगा और विद्युत द्विध्रुव कब अस्थाई संतुलन में होगा, ठीक है। तो इस पर हम आगे विचार करेंगे, पहले इसे नोट कर लें आप लोग। चलिए, उम्मीद करता हूं नोट कर लिए होंगे आप। अब हम लेते हैं केस फर्स्ट। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू व्हाट। तो मेरे भाई थीटा 0 डिग्री का मतलब है कि ये विद्युत द्विध्रुव AB का वेक्टर P और वेक्टर E समांतर होगा। क्या होगा, समांतर। ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तब U स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो मेरे दोस्त हम जानते हैं जब थीटा कोण पर विद्युत द्विध्रुव हो तो U थीटा बराबर कितना होता है, माइनस PE कॉस थीटा। अभी जस्ट मिटाया, ठीक है। तो थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री, इसीलिए U 0 डिग्री बराबर कितना होगा, माइनस PE कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री मेरे दोस्त 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस PE गुना 1। तो U 0 डिग्री बराबर, सॉरी U 0 डिग्री बराबर अर्थात 0 डिग्री के कोण पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, माइनस PE। क्या होगा, माइनस PE। क्या होगा दोस्त, माइनस PE, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये मान मिलेगा आपको कब, जब वेक्टर P एवं वेक्टर E समांतर हो। क्या हो, समांतर। तो स्थितिज ऊर्जा माइनस PE होगा, ठीक है। अब केस 2 की बात करते हैं। यदि थीटा बराबर कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो U इज इक्वल टू व्हाट, U इज इक्वल टू व्हाट। तो मेरे दोस्त हमें पता है कि U थीटा बराबर माइनस PE कॉस थीटा होता है। थीटा कितना, 90 डिग्री। तो इसलिए मेरे भाई यहां पर हम लिख सकते हैं U 90 डिग्री, तो माइनस PE कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री कितना होता भाई साहब, 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री पर विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी, 0। ये स्थितिज ऊर्जा 0 होगा कब, कब, जब वेक्टर P एवं वेक्टर E क्या हो, लंबवत। ये किसका सिंबल है, परपेंडिकुलर का। किसका सिंबल है, परपेंडिकुलर का। वेक्टर P एवं वेक्टर E क्या हो मेरे भाई, लंबवत। तब उस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, 0। कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। तो ये केस 1, केस 2। अब हम करते हैं केस 3। क्या करते हैं अब, केस 3, ठीक। तो मेरे दोस्त यदि
थीटा बराबर 90 डिग्री, सॉरी 90 कर चुके हैं, 180 डिग्री हो, तो बताओ आप लोग, तो यू का मान क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी विद्युत द्विध्रुव की। और थीटा 180 डिग्री का मतलब है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P और वेक्टर E समांतर नहीं होगा, एक दूसरे के विपरीत होंगे, प्रति समांतर होगा। क्या होगा, प्रति समांतर। तब स्थितिज ऊर्जा क्या होगी द्विध्रुव की। तो मेरे दोस्त आपको पता है यू थीटा बराबर, अर्थात थीटा कोण पर स्थितिज ऊर्जा माइनस PE cos थीटा होता है, एग्जैक्ट। अब थीटा कितना पुट करोगे, कितना पुट करोगे थीटा आप लोग, 180 डिग्री। थीटा कितना पुट करोगे मेरे भाई, 180 डिग्री। तो बताओ आप लोग, इसीलिए u 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस PE cos 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री का मान, cos 180 डिग्री बराबर -1 होता है, ठीक। तो रखे मान, तो माइनस PE इंटू -1 हो जाएगा cos 180 डिग्री। तो ये क्या होगा आपका प्लस P। तो इसीलिए मेरे दोस्त u 180 डिग्री बराबर क्या होगा, प्लस P। क्या होगा, प्लस P। तो तीनों केस आपके सामने है, तीनों केस आपके सामने है। ये हमें प्राप्त होगा कब, ये हमें प्राप्त होगा कब मेरे दोस्त, ये स्थितिज ऊर्जा विद्युत द्विध्रुव की मिलेगी कब, जब वेक्टर P तथा वेक्टर E क्या हो, प्रति समांतर हो, प्रति समांतर हो, तब विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ये प्राप्त होगा हमें, ठीक है। तो अब तीनों स्थिति में आप देखें कि मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिला हमें, किस पोजीशन में मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी का मिला। तो मेरे दोस्त देखिए केस फर्स्ट में जब 0 डिग्री अर्थात P और E समांतर है तब ऋणात्मक मिला स्थितिज ऊर्जा, और जब 90 डिग्री है तो 0 मिला, और जब 180 डिग्री है तो धनात्मक मिला, प्लस P, धनात्मक मिला, ठीक है। तो इन तीनों वैल्यू में आप देखें कि मैक्सिमम वैल्यू स्थितिज ऊर्जा का किस स्थिति में मिला हमें, तो केस थर्ड में, किसमें, केस थर्ड में, जब वेक्टर P और वेक्टर E एक दूसरे के क्या हैं, प्रति समांतर, तब हमें स्थितिज ऊर्जा क्या मिला, इसका मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है। ये स्थितिज ऊर्जा मिनिमम होगा, ठीक, या मिनिमम की बात हम यहां पर नहीं करते, ठीक है। हम किसकी बात करेंगे, मैक्सिमम की बात। अब देखेंगे आवश्यकता पड़ेगा तो फिर मिनिमम की बात करेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी आपको मिला, ये महत्तम मान है पोटेंशियल एनर्जी का समरूप विद्युत क्षेत्र में। कैसा मान है, महत्तम। और ये जो मान आपको मिला ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। ये कैसा वैल्यू है, मिनिमम, ये न्यूनतम मान है। कैसा मान है मेरे दोस्त, ये न्यूनतम मान है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव अस्थाई संतुलन में होता है कब, जब थीटा 0 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री, जब थीटा 180 डिग्री। फिर यह भी सवाल पूछे जाते हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव अस्थाई संतुलन में होता है कब, जब थीटा 0 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री, जब थीटा 180 डिग्री। ये दो सवाल के लिए, ये दोनों प्रश्न का, क्वेश्चन का आंसर के लिए हमें थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे सोचें
मैं एक उदाहरण लेता हूं, एक छोटा सा बच्चा का जो 2-3 साल का है और एक 90 साल के बुजुर्ग व्यक्ति का उदाहरण लेता हूं। तो आप हमें बताएं कि 3 साल के बच्चे एक हैं, दूसरी तरफ 90 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति है, तो दोनों के पास एनर्जी, दोनों में किसके पास एनर्जी ज्यादा होगा, ऊर्जा ज्यादा होगा? तो आप बेशक कहेंगे कि सर छोटे बच्चे में अधिक ऊर्जा होगी बुजुर्ग व्यक्ति के सापेक्ष। तो आप देख लो, छोटे बच्चे एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकता क्योंकि उसमें ऊर्जा अधिक है, एनर्जी अधिक है, जिसके कारण से एक स्थान पे वो स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए मैं कह सकता कि वह अस्थायी संतुलन में है। छोटे बच्चे अर्थात जिसके पास अधिक ऊर्जा होगी वो अस्थायी संतुलन में होगा, और जहां पर कम ऊर्जा होगी वो किस संतुलन में होगा? जहां पे न्यूनतम ऊर्जा होगी वह अस्थायी संतुलन में होगा, और जहां पर मैक्सिमम ऊर्जा होगी वह अस्थायी संतुलन में होगा। ठीक है, तो आप यहां पे बताओ, मैक्सिमम ऊर्जा हमें प्राप्त होता है केस थर्ड में, अर्थात P और E जब प्रति समांतर होते हैं तब। तो इस स्थिति में मेरे दोस्त विद्युत द्विध्रुव किस अवस्था में रहेगा? अस्थायी संतुलन में। किस में रहेगा ये विद्युत द्विध्रुव? मैक्सिमम एनर्जी के कारण विद्युत द्विध्रुव किस संतुलन में रहेगा? अस्थायी संतुलन में। तो अस्थायी संतुलन के लिए थीटा का मान कितना डिग्री? 180 डिग्री। थीटा का मान कितना डिग्री? 180 डिग्री। और न्यूनतम एनर्जी जिसके पास होगा, न्यूनतम एनर्जी जहां पर होगा, जिस पोजीशन में होगा, वह अस्थायी संतुलन में होगा, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति के पास ऊर्जा कम है और एक स्थान पे बैठे रहते हैं, संतुलन में बनाए रखते हैं, एक स्थान पे बैठे रहते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्त हम कहते हैं कि न्यूनतम ऊर्जा वाले अस्थायी संतुलन में, सुनने में उल्टा लग रहा होगा लेकिन सत्य यही है, न्यूनतम ऊर्जा वाले अस्थायी संतुलन में और अधिकतम ऊर्जा वाले अस्थायी संतुलन में। तो न्यूनतम मान हमें कब मिला? जब थीटा 0 अर्थात जब P और E क्या हो? समांतर। तो इस अवस्था में विद्युत द्विध्रुव इस ऊर्जा के साथ किस संतुलन में रहेगा? अस्थायी संतुलन में। किस संतुलन में रहेगा मेरे दोस्त? अस्थायी संतुलन में। ठीक है, तो अस्थायी संतुलन के लिए थीटा कितनी डिग्री? 0 डिग्री। और अस्थायी संतुलन के लिए थीटा कितना डिग्री? थीटा कितना डिग्री? थीटा कितना डिग्री? 100, क्योंकि 180 डिग्री पुट किया तब मैक्सिमम वैल्यू मिला, और मैक्सिमम में किस संतुलन में रहेगा? अस्थायी संतुलन में। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के लिए स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात किया, और अलग अलग केसेस में हमने उसका मान देखा, और देखने के बाद हमने ये निर्धारित किया कि कब अस्थायी संतुलन में होगा, कब अस्थायी संतुलन में होगा। तो फिर से आप याद रखें, जिस पोजीशन में मैक्सिमम एनर्जी होगी विद्युत द्विध्रुव का, उस पोजीशन में वह अस्थायी संतुलन में होगा, और जिस पोजीशन में न्यूनतम एनर्जी होगी वह अस्थायी संतुलन में होगा। और इस चीज के लिए आप दिमाग में रखेंगे, बच्चे और बूढ़े। बच्चे एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकता, क्यों? क्योंकि उसमें ऊर्जा अधिक है, इसीलिए और अस्थायी संतुलन में रहता है, अर्थात चलता बुलता फिरता खेलता रहता है। लेकिन बूढ़े के पास न्यूनतम एनर्जी होगी, वह किस संतुलन में होगा? अस्थायी संतुलन में। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इस केस में विद्युत द्विध्रुव बुढ़ापा को प्राप्त कर लेता है, अर्थात न्यूनतम ऊर्जा होती है उसके पास, जिसके कारण से ये किस संतुलन में? अस्थायी संतुलन में। और इस स्थिति में ये बच्चे बन जाते हैं, बच्चा बन जाता है, एनर्जी अधिक आ जाती है इसमें, और अधिक एनर्जी के कारण ये क्या होगा? अस्थायी संतुलन में। आप जानते हैं परमाणु बम, एटम बम, एनर्जी अधिक है, फटने की संभावना रहती है। तो कहने का मतलब है कि एनर्जी अधिक, तो वो बम अस्थायी या अस्थायी? अस्थायी।
ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।